आज हम ऐसे मार्शल आर्ट के बारे में बात करने वाले हैं जो दुनिया में उपलब्ध सभी मार्शल आर्ट में सबसे पुराना है। इसे मदर ऑफ ऑल मार्शल आर्ट भी कहा जाता है। आज हम केरल की एक बहुत ही प्राचीन कला कलरीपयट्टू की दुनिया में गहराई से उतरने वाले हैं। ये केवल एक मार्शल आर्ट नहीं है, ये शरीर, मन, आत्मा इन तीनों को जोड़ने वाला एक पूरा विज्ञान है। अक्सर कलरीपयट्टू को सभी मार्शल आर्ट की जननी कहा जाता है और यह एक बहुत बड़ा दावा है। जैसे जैसे हम इस कला की परतों को खोलेंगे, यह साफ हो जाएगा कि इसे यह उपाधि आखिर क्यों दी गई। इस कला की खास बात है इसकी दोहरी प्रकृति। मतलब यह सिर्फ लड़ना ही नहीं सिखाती बल्कि शरीर को ठीक करने का, उसे हील करने का ज्ञान भी देती है। सोचिए, चोट पहुंचाने की कला और उसी चोट को ठीक करने की कला, दोनों एक साथ। यही अनोखी बात इसे जिंदगी जीने का एक पूरा सिस्टम बना देती है। अब यहाँ सवाल उठता है कि ये अद्भुत कला आई कहाँ से, इसकी शुरुआत कैसे हुई। तो इसकी जड़ें पौराणिक कथाओं में इतनी गहरी हैं कि इसे एक दिव्य दर्जा मिला हुआ है। इस कहानी के बिल्कुल केंद्र में है योद्धा परशुराम भगवान, विष्णु के छठे अवतार। उन्हें धनुर्वेद का स्वामी माना जाता है। धनुर्वेद यानी युद्ध का प्राचीन भारतीय विज्ञान, जिसमें हर तरह के युद्ध कौशल का ज्ञान शामिल है। अब यहाँ कहानी कुछ यूं है कि परशुराम ने अपनी दिव्य कुल्हाड़ी को समुद्र में फेंका और उससे केरल की भूमि का जन्म हुआ। फिर इस नई जमीन और यहाँ के लोगों की रक्षा के लिए उन्होंने 108 कलहरी यानी ट्रेनिंग सेंटर्स तैयार किए और उन्हें ये जबरदस्त सुरक्षा की कला सौंपी। तो ये तो हुई पौराणिक कथाओं की बात, लेकिन अब इतिहास की ओर चलते हैं। इतिहास में कदम रखने पर हमें पता चलता है कि इस कला ने समय की बड़ी बड़ी चुनौतियों का सामना आखिर कैसे किया। सदियों तक इस कला की कहानियां एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक पहुंचाई गईं, वो भी वीर गीतों और कथाओं के जरिए। 16वीं सदी की वडक्कन पाटुकल को ही ले लीजिए। यह उत्तरी केरल की वीर गाथाएं हैं। इसमें महान योद्धाओं के ऐसे ऐसे कारनामों का जिक्र है जिन्होंने इस कला को घर घर में मशहूर कर दिया। लेकिन यह कला सिर्फ कहानियों और गीतों तक ही सीमित नहीं रही। यह तो कॉलोनियल रूल यानी कि अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ एक ताकतवर हथियार बनकर उभरी। पर शासी राजा जैसे योद्धाओं ने अंग्रेजों से लड़ने के लिए इसी कला का इस्तेमाल किया। बस इसी वजह से अंग्रेजों ने इस पर बैन लगा दिया था। लेकिन जानते हैं क्या हुआ? यह कला खत्म नहीं हुई बल्कि छिपकर गुप्त रूप से एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को सिखाई जाती रही और जिंदा रही। अब चलिए उस पवित्र जगह पर चलते हैं जहाँ यह प्राचीन कला आज भी सिखाई जाती है। यहाँ दो शब्द जानना बेहद जरूरी है। पहला कलेरी, जिसका मतलब है अभ्यास करने की जगह, और दूसरा पयट्टू, जिसका मतलब है खुद अभ्यास। लेकिन कलेरी कोई आम ट्रेनिंग हॉल या जिम नहीं है। इसे मंदिर की तरह पवित्र माना जाता है। इसका अपना आर्किटेक्चर है, अपने कड़े नियम है और ये बहुत ही दिलचस्प है। हर कलेरी का एक खास मकसद होता है। बड़ी बड़ी प्रतियोगिताओं के लिए जब होती है कलेरी तो उसे निडुंग कलेरी कहा जाता है। और जो सीनियर गुरु होते हैं उनके ध्यान के लिए होती है छोटी सी कुरुंग कलेरी। हर जगह को एक खास मकसद के लिए ही डिजाइन किया जाता है। कलेरी के अंदर का माहौल पूरी तरह से आध्यात्मिक होता है। यह किसी आम जिम से बहुत अलग होता है। यहाँ हर दिन दीपक जलाया जाता है, देवी की पूजा की जाती है, बिल्कुल वैसे ही जैसे किसी पवित्र मंदिर में होती है। अब सवाल आता है, इन पवित्र दीवारों के अंदर सिखाया क्या जाता है? क्या यह सिर्फ शारीरिक कसरत है या फिर इससे भी कुछ गहरा है? तो चलिए अब ट्रेनिंग के प्रैक्टिकल पहलू को देखते हैं। अब पता करते हैं कि कैसे एक आम इंसान को एक माहिर अभ्यासी में ढाला जाता है। कलरीपयट्टू की 3 मुख्य शैलियां या स्टाइल्स होती हैं, उत्तरी, मध्य और दक्षिणी। इनमें से जो उत्तरी स्टाइल है वो अपनी कलाबाजियों, हथियारों के इस्तेमाल के लिए सबसे ज्यादा फेमस है। वहीं दक्षिणी स्टाइल में बिना हथियार के लड़ने पर ज्यादा जोर दिया जाता है। लेकिन हाँ, इन सभी का जो मूल सिद्धांत है वो एक ही है, शरीर और मन का पूरा कंट्रोल।
यहाँ ट्रेनिंग कई स्टेप में होती है। शुरुआत होती है मैत्री से, जिसमें शरीर को तैयार किया जाता है। इसके बाद आता है कोलतरी और आंगिक, जिसमें लकड़ी और फिर धातु के हथियारों की ट्रेनिंग होती है। फिर वेरुमख की बारी आती है, मतलब बिना हथियार के लड़ना। और सबसे आखिर में आता है मर्म विद्या का रहस्यमय ज्ञान, जिसमें शरीर के वाइटल पॉइंट्स के बारे में सीखा जाता है। यह एक ऐसा ज्ञान है जिससे चोट पहुंचाई भी जा सकती है और किसी को ठीक भी किया जा सकता है। यह कला शरीर से जबरदस्त कंट्रोल की मांग करती है। जो इसे सीखते हैं उनमें गजब का लचीलापन, ताकत और फोकस करने की क्षमता आ जाती है। यह देखने में जितना खूबसूरत है ना, असर में उतना ही घातक भी होता है। सच में यह रफ्तार और शांति का एक कमाल का संगम है। लेकिन यह जो जबरदस्त शारीरिक हुनर है, इसके पीछे कलरीपयट्टू का असली मकसद क्या है? चलिए अब वापस इसकी गहरी फिलॉसफी पर लौटते हैं। यह समझना बहुत जरूरी है कि कलरीपयट्टू सिर्फ एक मार्शल आर्ट नहीं है। इसका मकसद है एक इंसान का पूरा विकास करना, शारीरिक, मानसिक और आखिर में आध्यात्मिक। कलरीपयट्टू के बारे में छोटा सा वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए। और यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।